आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं शिक्षक शिक्षण एवं तकनीकी यानी कि टीचर टीचिंग एंड एजुकेशन, इस पुस्तक की बात करेंगे। इसमें पहली यूनिट है तकनीकी और शिक्षण यानी कि टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग। अति लघुत्तरीय प्रश्न, इस चैप्टर के अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले इंग्लैंड के ब्रायन मोर जोन्स ने 1967 यानी कि 1967 में किया। एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले इंग्लैंड के ब्रायन मोर जोन्स ने 1967 में किया। प्रश्न नंबर 2, शिक्षण मशीन का निर्माण किसने किया? शिक्षण मशीन का निर्माण किसने किया? तो शिक्षण मशीन का निर्माण 1926 में अमेरिका के ओहियो यूनिवर्सिटी के सिडनी एल प्रेशी महोदय ने किया। किसने किया? सिडनी एल प्रेशी महोदय ने किया। प्रश्न नंबर 3, प्रोग्राम लर्निंग पद्धति का विकास किसने किया? प्रोग्राम लर्निंग या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के प्रणेता कौन हैं? तो प्रोग्राम लर्निंग पद्धति का विकास बीएफ स्किनर ने 1954 में किया। प्रोग्राम लर्निंग का विकास बीएफ स्किनर ने 1954 में किया। प्रश्न नंबर 4, शैक्षिक तकनीकी केंद्र सेंटर फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी और सेट किसने प्रारंभ किया? शैक्षिक तकनीकी केंद्र सेंटर फॉर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सीईटी का प्रारंभ किसने किया? तो ये क्या था? एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग नई दिल्ली ने किया है। प्रश्न नंबर 5, टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस ग्रीक शब्द से हुई? टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस ग्रीक शब्द से हुई? तो टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द टेक्निकोस से हुई, जिसका अर्थ होता है कला। लेटिन लेटिन भाषा में टेक्सियर इसका पर्याय है, यानी कि टेक्सियर किसका पर्याय है? टेक्निकोस का, यह कला का पर्याय है, और जिसका अर्थ होता है बुनने या निर्माण करने से है। प्रश्न नंबर 6, तकनीकी की एक परिभाषा दीजिए। तो वैज्ञानिक व्यवस्थाओं तथा प्रविधियों का प्रयोगात्मक रूप तकनीकी है। वैज्ञानिक व्यवस्थाओं एवं प्रविधियों का प्रयोगात्मक रूप तकनीकी है, यानी कि टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक थ्योरी टू प्रैक्टिकल एंड्स। और ये जैक्वेटा ब्लूमर 1973 इन्होंने ये परिभाषा दी है, इन्होंने ये डेफिनेशन दी है। प्रश्न नंबर 7, शैक्षिक तकनीकी का प्रमुख कार्य बताइए। तो शैक्षिक तकनीकी का प्रमुख कार्य शिक्षण प्रक्रिया को सरल, रुचिकर एवं प्रभावशाली बनाना है। शैक्षिक तकनीकी का प्रमुख कार्य शिक्षण प्रक्रिया को सरल, रुचिकर एवं प्रभावशाली बनाना है। प्रश्न नंबर 8, अनुदेशन तकनीकी या इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं? इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो अनुदेशन तकनीकी से तात्पर्य उन विधियों एवं प्रविधियों की व्यवस्था से होता है जिनकी सहायता से सुनिश्चित अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके, यानी कि जिनकी सहायता से हम पहले से निश्चित जो अधिगम के उद्देश्य, लर्निंग के जो पर्पज हैं, उनको प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 9, प्रणाली उपागम यह सिस्टम अप्रोच क्या है? प्रणाली उपागम यह सिस्टम अप्रोच क्या है? तो प्रणाली उपागम समस्याओं के समाधान के लिए निर्णय यानी कि डिसीजन पर पहुंचने की विधि है, जो कि शिक्षण तथा प्रशिक्षण व्यवस्था को नवीन परिवर्तन के अनुसार बढ़ने एवं विकास करने में भरपूर सहायता प्रदान करती है। अथवा हम कह सकते हैं कि शैक्षिक तकनीकी प्रथम एवं शैक्षिक तकनीकी द्वितीय के मिले जुले उपयोग से निर्मित उपागम की प्रणाली, उस उपागम को जो है प्रणाली उपागम कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, कठोर एवं मृदुल शिल्प कठोर एवं मृदुल शिल्प उपागम के चयन के दो प्रमुख सिद्धांत बताइए। तो कठोर एवं मृदुल शिल्प उपागम के चयन के दो प्रमुख सिद्धांत हैं। नंबर 1 उपलब्धता का सिद्धांत और दूसरा है उद्देश्य का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 11, डीडब्ल्यू एलन ने माइक्रो टीचिंग की दी गई परिभाषा लिखिए, यानी कि डीडब्ल्यू एलन ने जो माइक्रो टीचिंग की परिभाषा दी है वो बताइए। तो सूक्ष्म शिक्षण एक सरलीकृत प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षाओं में कम समय में पूर्ण होती है। तो डीडब्ल्यू एलन के अनुसार है माइक्रो टीचिंग की परिभाषा
कि भाई सूक्ष्म शिक्षण एक सरलीकृत प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। यानी कि माइक्रो टीचिंग इज ए स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड क्लास टाइम। प्रश्न नंबर 12, CAI और CMI का पूरा नाम बताइए। यानी कि CAI क्या होता है और CMI क्या होता है। तो CAI होता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, और CMI कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन। CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन और CMI कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन। प्रश्न नंबर 13, शाखीय अभिक्रम का विकास किसने किया। तो शाखीय अभिक्रम का विकास किसने किया। तो शाखीय अभिक्रम यानी कि ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग का विकास नॉर्मन ए क्राउडर ने किया, नॉर्मन ए क्राउडर ने किया। प्रश्न नंबर 14, WWW का पूरा नाम क्या है। तो WWW का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। WWW यानी कि या 3W इसका पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15, कोमल शिल्प तकनीकी। हम कोमल शिल्प तकनीकी को सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। तो कोमल शिल्प तकनीकी की कोई दो उदाहरण बताइए। तो कोमल शिल्प तकनीकी यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के दो उदाहरण क्या है। नंबर 1, कागज या ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए शब्द तथा दूसरे हैं कंप्यूटर के प्रोग्राम्स। तो ये सब क्या है, कोमल शिल्प तकनीकी है। यानी कि कागज या बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर जो शब्द लिखे जाते हैं वो किस में आता है, कोमल शिल्प तकनीकी में आता है। ऐसे कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो भी कोमल शिल्प तकनीकी यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है। प्रश्न नंबर 16, शिक्षण प्रतिमान के 4 तत्व लिखिए। तो शिक्षण प्रतिमान के 4 तत्व हैं उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव, संरचना यानी कि सिंटैक्स, सामाजिक प्रणाली यानी कि सोशल सिस्टम, और मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन, सिस्टम सपोर्ट और इवैल्यूएशन। प्रश्न नंबर 17, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में दो भेद लिखिए। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर, नंबर 1, हार्डवेयर का मुख्य आधार भौतिक विज्ञान है। यानी कि जो हमारा फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है, वो हार्डवेयर का मुख्य आधार होता है, उसका बेस फिजिक्स होता है। जबकि सॉफ्टवेयर का मुख्य आधार मनोविज्ञान है। तो मनोविज्ञान साइकोलॉजी से संबंधित है, यानी कि साइकोलॉजी मनोविज्ञान वो सॉफ्टवेयर से संबंधित है। दूसरी बात, हार्डवेयर उपागम यानी कि हार्डवेयर की जो अप्रोच है वो दृश्य श्रव्य सामग्री पर आधारित है, जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उस पर आधारित है। जबकि सॉफ्टवेयर उपागम या सॉफ्टवेयर अप्रोच अनुदेशन और व्यवहार तकनीकी यानी कि इंस्ट्रक्शन और बिहेवियरल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो अनुदेशन का मतलब इंस्ट्रक्शनल और बिहेवियरल टेक्नोलॉजी यानी कि व्यवहार तकनीकी पर आधारित है। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18, शैक्षिक तकनीकी के प्रकार बताइए। शैक्षिक तकनीकी यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी के प्रकार बताइए। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी के प्रकार हैं कि भाई शैक्षिक तकनीकी के को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 है व्यवहार तकनीकी जिसको बिहेवियरल टेक्नोलॉजी कहते हैं। दूसरा अनुदेशन तकनीकी जिसको इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कहते हैं। तीसरा होता है शिक्षण तकनीकी जिसको टीचिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। प्रश्न नंबर 19, CAI का पूरा नाम क्या है। तो CAI होता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। CAI होता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। तो CAI एक तकनीक है जो स्व अध्ययन यानी कि अपने आप, सेल्फ स्टडी जिसे कहते हैं, स्व अध्ययन को बढ़ावा देती है। CAI वह प्रक्रिया है या वह प्रोसेस है जिसमें छात्र कंप्यूटर की सहायता से स्वतः यानी कि सेल्फ स्टडी करते हुए स्वगति यानी कि अपनी स्पीड से अधिगम करते हैं, यानी कि लर्निंग करते हैं। तो CAI क्या है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है। CAI एक नवीन तकनीकी है यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी है जो स्व अध्ययन यानी कि सेल्फ स्टडी को बढ़ावा देती है। और CAI वह प्रक्रिया है जिसमें छात्र कंप्यूटर की सहायता से स्वतः अध्ययन करते हुए यानी कि सेल्फ स्टडी करते हुए स्वगति यानी कि अपनी गति से अधिगम करते हैं, अर्थात लर्निंग करते हैं। प्रश्न नंबर 20,
CAI किस सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी कि कौन से प्रिंसिपल पर कार्य करती है? तो CAI अभिक्रमित अनुदेशन क्रम से, अभिक्रमित अनुदेशन यानी कि सिक्वेंसल इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, सिक्वेंसल इंस्ट्रक्शन, अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें स्वगति से स्वाध्याय, तुरंत प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक, सक्रिय सक्रिय अनुक्रिया यानी कि एक्टिव रेस्पॉन्स जैसे सिद्धांतों का पालन किया जाता है। तो CAI यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन में अनुदेशन के सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें स्वगति से स्वाध्याय, तुरंत प्रतिपुष्टि, सक्रिय अनुक्रिया जैसे सिद्धांतों का पालन किया जाता है। प्रश्न नंबर 21, SIET का पूरा नाम क्या है? SIET, तो SIET का पूरा नाम है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। SIET स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। प्रश्न नंबर 22, SITE का पूरा नाम क्या है? तो SITE का पूरा नाम है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। और यह एक उपग्रह आधारित शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रम है जिसका प्रयोग 1 अगस्त 1975 से 31 जुलाई 1976 तक सफलतापूर्वक किया गया था। तो SITE का पूरा नाम है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। और यह एक उपग्रह आधारित यानी कि सैटेलाइट के बेस पर एक शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम है जिसका प्रयोग 1 अगस्त 1975 से 31 जुलाई 1976 तक सफलतापूर्वक किया गया है। प्रश्न नंबर 23, मूल अनुभव और आंतरिक अनुभव जिसे हम कहते हैं कोर एक्सपीरियंस, ये क्या है? मूल अनुभव या आंतरिक अनुभव जिसको हम कोर एक्सपीरियंस कहते हैं वो क्या है? तो इंद्रियों से जो अनुभव मिलते हैं यह क्रिया आंतरिक व्यक्तिगत होती है, आंतरिक होती है और व्यक्तिगत होती है, जो छात्रों के मानसिक अवस्था पर निर्भर करती है। शिक्षक का प्रस्तुतिकरण प्रदर्शन सभी के लिए एक ही प्रकार का होता है, परंतु प्रत्येक छात्र उसमें प्राप्त अनुभव की व्यवस्था अपने मानसिक स्तर पर अपने ढंग से करता है। यही अनुभव मूल अनुभव या आंतरिक अनुभव कहलाता है। प्रश्न नंबर 24, व्यवहारिक रूप से 3 उद्देश्यों को लिखने, व्यवहारिक रूप से 3 उद्देश्यों को लिखिए या किन्हीं दो उद्देश्यों को व्यवहारिक पदों में लिखिए। तो व्यवहारिक उद्देश्य यानी कि प्रैक्टिकल जो है, नंबर 1, छात्र प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कर सकेंगे। तो यदि प्रकरण प्रकाश संश्लेषण का हो, यदि प्रकरण का मतलब होता है टॉपिक, यदि हमारा टॉपिक जो है वो प्रकाश संश्लेषण का है यानी लाइट या प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस का है, तो हम कह सकते हैं कि नंबर 1, छात्र प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कर सकेंगे यानी कि छात्र जो है वो प्रकाश संश्लेषण को डिफाइन कर सकेंगे। दूसरी बात, छात्र प्रकाश संश्लेषण की व्याख्या कर सकेंगे यानी कि उसकी व्याख्या दे सकेंगे। तीसरी बात, छात्र प्रकाश संश्लेषण से संबंधित ज्ञान का प्रतिस्मरण कर सकेंगे यानी कि जो चीज़ उन्होंने पढ़ी है वो चीज़ रिकॉल कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं फिर से। और पॉइंट नंबर 4, छात्र प्रकाश संश्लेषण को प्रदर्शित करने वाले प्रयोगों का प्रदर्शन कर सकेंगे यानी कि वो प्रैक्टिकल करके दिखा सकेंगे। प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न, कठोर शिल्प उपागम का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया? कठोर शिल्प उपागम का अर्थ होता है यानी कि हार्डवेयर से संबंधित, हार्डवेयर अप्रोच। तो कठोर शिल्प उपागम यानी कि हार्डवेयर अप्रोच का वर्णन सबसे पहले किसने किया? तो ये किया था ए लैम्सडेन ने। किसने किया था? ए लैम्सडेन ने। कठोर शिल्प उपागम यानी कि हार्डवेयर अप्रोच का प्रयोग सबसे पहले ए लैम्सडेन ने किया था। प्रश्न नंबर 2, कठोर शिल्प उपागम यानी कि हार्डवेयर अप्रोच को क्या कहा जाता है? तो इसे सापेक्षिक तकनीकी या शिक्षा में तकनीकी या दोनों? तो देखो, इसे सापेक्षिक तकनीकी रिलेटिव टेक्नोलॉजी और शिक्षा में तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन दोनों ही कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, सिल्वरमैन ने कठोर शिल्प उपागम को नाम दिया यानी कि जो हार्डवेयर अप्रोच है उसको क्या नाम दिया सिल्वरमैन ने? तो सिल्वरमैन ने उसको सापेक्षिक तकनीकी यानी कि रिलेटिव टेक्नोलॉजी कहा है।
सापेक्षिक तकनीकी यानी कि रिलेटिव टेक्नोलॉजी कहा है। प्रश्न नंबर 4, मृदुल शिल्प उपागम यानी कि सॉफ्टवेयर अप्रोच को सिल्वरमैन ने क्या कहा है? तो मृदुल शिल्प उपागम को सिल्वरमैन ने संरचनात्मक तकनीकी कहा है। प्रश्न नंबर 5, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, किसने कहा है? यानी कि टीचिंग इज ए ट्रीपार्टीट प्रोसेस। तो ये किसने कहा है? ये कहा है बी.एस. ब्लूम ने। किसने कहा है? बी.एस. ब्लूम ने कहा है। तो शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, बी.एस. ब्लूम ने कहा है। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, बी.एस. ब्लूम ने कहा है। प्रश्न नंबर 6, व्यवहार तकनीकी आधारित है। तो व्यवहार तकनीकी किस पर आधारित है? तो व्यवहार तकनीकी मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी पर आधारित है। पॉइंट नंबर 7, व्यवहार तकनीकी के जन्मदाता है। तो कौन है? तो बी.एफ. स्किनर है। व्यवहार तकनीकी यानी कि किससे संबंधित है व्यवहार तकनीकी? तो व्यवहार का मतलब होता है जो प्रैक्टिकल करते हैं व्यवहार, उसका बिहेवियर कैसा है। तो ये बी.एफ. स्किनर से संबंधित है। प्रश्न नंबर 8, कठोर शिल्प उपागम के द्वारा ही संभव हो सका है। क्या संभव हो सका है? ज्ञान को संचित करना यानी कि प्रिजर्वेशन करना, नॉलेज का प्रिजर्वेशन करना, ज्ञान का प्रसारण करना यानी कि नॉलेज का ट्रांसमिशन करना, या ज्ञान का विस्तार करना यानी कि नॉलेज को एडवांसमेंट करना, उसको बढ़ाना, यही है सभी। तो ये सभी काम हो सकते हैं कठोर शिल्प उपागम यानी कि हार्डवेयर अप्रोच से ये सब कुछ संभव हो चुका है। तो अगर हार्डवेयर अप्रोच है तो ज्ञान को संचित भी किया जा सकता है, भाई मेमोरी के अंदर जानकारी को स्टोर करके रखा जा सकता है। ज्ञान का प्रसारण भी किया जाता है, भाई बहुत सारी एलईडी लगाई जाती है और एक व्यक्ति पढ़ा रहा है और सबको बता रहा है, तो वो क्या है? ज्ञान का प्रसारण किया जा रहा है। ज्ञान का विस्तार, ज्ञान को विस्तार किया जा रहा है, इसके माध्यम से ज्ञान को दूर दूर तक भेजा जा रहा है, विस्तार किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 9, प्रश्न नंबर 9, शैक्षिक तकनीकी का अभिप्राय है। शैक्षिक तकनीकी यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी का क्या अभिप्राय है? तो शैक्षिक तकनीकी का अभिप्राय है कला एवं विज्ञान में मध्यस्थता यानी कि आर्ट और साइंस दोनों के बीच में मध्यस्थता। पॉइंट नंबर 10, आंतरिक अनुभव का संबंध होता है। तो आंतरिक अनुभव का संबंध किससे होता है? पाठ्य वस्तु यानी कि जो कंटेंट है उससे होता है आंतरिक अनुभव। हम आंतरिक अनुभव जब हम किसी काम को करते हैं तो जिसके साथ में जुड़े हुए होते हैं उस बात से होता है, उसी से हमें आंतरिक अनुभव प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11, आंतरिक अनुभव की प्रकृति है। तो आंतरिक अनुभव की प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है। आंतरिक अनुभव की प्रकृति मनोवैज्ञानिक है। प्रश्न नंबर 12, एजुकेशन एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है। एजुकेशन इज ए ट्रायंगुलर प्रोसेस। एजुकेशन इज ए ट्रायंगुलर प्रोसेस। तो ये कथन किसका है? तो ये स्टेटमेंट है जॉन डीवी का। जॉन डीवी का कथन है, यानी कि शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, यानी कि एजुकेशन इज ए ट्रायंगुलर प्रोसेस है। तो ये कथन किसका है? जॉन डीवी का है। अब बात करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति की। प्रश्न नंबर 1, कठोर उपागम। कठोर उपागम मैंने बताया हार्डवेयर अप्रोच। तो हार्डवेयर अप्रोच में क्या होता है? तो कठोर उपागम भौतिक विज्ञान और अभियंत्रण तकनीकी, जिसको हम बोलते हैं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, विषयों पर आधारित है। तो कठोर उपागम जो होता है वो भौतिक विज्ञान और अभियंत्रण तकनीकी पर आधारित है। नंबर 2, कठोर शिल्प उपागम यानी कि हार्डवेयर अप्रोच। कठोर शिल्प उपागम का संबंध अनुदेशन के ज्ञानात्मक पक्ष से होता है। किससे होता है? ज्ञानात्मक पक्ष से होता है। पॉइंट नंबर 3, IAET। IAET का पूरा नाम क्या है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इंडियन एसोसिएशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो IAET इंडियन एसोसिएशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। पॉइंट नंबर 4, SITE का अर्थ क्या है? तो SITE का अर्थ होता है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। पॉइंट नंबर 5,
बीएफ स्किनर का पूरा नाम क्या है? तो उनका नाम है ब्रूनर फेडरिक स्किनर। ब्रूनर फेडरिक स्किनर। पॉइंट नंबर 6, डी डब्ल्यू एलन का पूरा नाम क्या है? तो ड्वाइट विलियम एलन। डी डब्ल्यू एलन, ड्वाइट विलियम एलन। पॉइंट नंबर 7, व्यवहार तकनीकी किस उपागम पर आधारित है? तो वह है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, यानी सॉफ्टवेयर अप्रोच से, जिसको बोलते हैं मर्दुल शिल्प से संबंधित है। तो व्यवहार तकनीकी मर्दुल शिल्प उपागम पर आधारित है। पॉइंट नंबर 8, शैक्षिक तकनीकी की सभी क्रियाएं और विधियां किस पर केंद्रित हैं? तो वो उद्देश्य यानी कि पर्पज पर केंद्रित हैं। तो शैक्षिक तकनीकी की सभी क्रियाएं एवं विधियां उद्देश्यों पर केंद्रित होती हैं। पॉइंट नंबर 10, पृष्ठ पोषण का उपयोग यानी कि फीडबैक का जो उपयोग करते हैं वो साइबरनेटिक्स में किया जाता है। किसमें किया जाता है? साइबरनेटिक्स में किया जाता है। तो फीडबैक यानी कि पृष्ठ पोषण का उपयोग साइबरनेटिक्स में किया जाता है। पॉइंट नंबर 11, रेखीय अभिक्रम यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रतिपादक कौन है? तो लीनियर प्रोग्रामिंग यानी कि रेखीय अभिक्रम के प्रतिपादक हैं बीएफ स्किनर। तो रेखीय अभिक्रम यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रतिपादक है बीएफ स्किनर। प्रश्न नंबर 12, शैक्षिक तकनीकी तृतीय या प्रणाली उपागम वास्तव में गैस्टोल्टवादी मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहां पर आ जाएगा गैस्टोल्टवादी मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न नंबर 13, भारत में 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन सेवा का औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ। तो भारत में 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन सेवा का औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ। प्रश्न नंबर 14, आधारभूत शिक्षण प्रतिमान रॉबर्ट ग्लेशियर के द्वारा दिया गया। आधारभूत शिक्षण प्रतिमान रॉबर्ट ग्लेशियर के द्वारा दिया गया। प्रश्न नंबर 15, परिपाक प्रक्रिया में बहुइंद्रिय अनुदेशन का प्रयोग होता है। तो परिपाक प्रक्रिया में बहुइंद्रिय अनुदेशन का प्रयोग होता है। अनुदेशन को इंस्ट्रक्शन कहते हैं। बहुइंद्रिय यानी कि मल्टी सेंसरी है ना, बहुइंद्रिय अनुगम अनुदेशन का प्रयोग होता है। पॉइंट नंबर 16, बुनियादी या आधारभूत शिक्षण प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया? रॉबर्ट ग्लेशियर के द्वारा दिया गया। तो बुनियादी यानी कि आधारभूत शिक्षण प्रतिमान रॉबर्ट ग्लेशियर के द्वारा दिया गया। पॉइंट नंबर 17, बीएस ब्लूम के अनुसार शिक्षण क्या है? तो शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। तो बीएस ब्लूम के अनुसार शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। अब बात करेंगे ट्रू फॉल्स की, सत्य असत्य कथनों की। प्रश्न नंबर 1, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय या मर्दुल शिल्प उपागम, जिसको हम सॉफ्टवेयर अप्रोच कहते हैं, अधिगम के मनोविज्ञान पर विशेष रूप से आधारित है। तो शैक्षिक तकनीकी द्वितीय या मर्दुल शिल्प उपागम सॉफ्टवेयर अप्रोच अधिगम के मनोविज्ञान पर विशेष रूप से आधारित है। तो यह कथन सत्य है। पॉइंट नंबर 2, मृदुल शिल्प उपागम के उदाहरण हैं जैसे टीवी, रेडियो, कंप्यूटर। तो ये सब हार्डवेयर के हैं, ना कि मृदुल शिल्प उपागम के। तो मृदुल के नहीं हैं, कठोर के हैं। पॉइंट नंबर 3, पुनर्बलन एवं पृष्ठ पोषण। पुनर्बलन को बोलते हैं रेनफोर्समेंट और पृष्ठ पोषण को बोलते हैं फीडबैक। इनमें क्या कोई अंतर नहीं है? तो इनमें अंतर होता है। इसमें कहा गया है कि कोई अंतर नहीं होता, जबकि इनमें अंतर होता है, तो इसलिए गलत हो गया है। पॉइंट नंबर 4, शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने में शैक्षिक तकनीकी सहायक है। तो शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने में शैक्षिक तकनीकी सहायक है। तो बिल्कुल एजुकेशन टेक्नोलॉजी सहायक होती है। पॉइंट नंबर 5, व्यवहार तकनीकी मनोविज्ञान पर आधारित है। तो हमने पढ़ा है अभी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी जो होती है वो साइकोलॉजी पर आधारित होती है। तो व्यवहार तकनीकी मनोविज्ञान पर आधारित है। पॉइंट नंबर 6, शिक्षण कौशल का विकास अनुकरणीय प्रशिक्षण से किया गया है या किया जाता है। तो शिक्षण कौशलों का विकास अनुकरणीय प्रशिक्षण से किया जाता है। बिल्कुल जैसे जैसे हमें कोई बात सिखाई जाती है तो हम उसका अनुकरण करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो ये बात शिक्षण कौशलों का विकास अनुकरणीय प्रशिक्षण से किया जाता है।
तो इसमें तो असत्य लिखा हुआ है। शिक्षण कौशलों का विकास, शिक्षण कौशलों का स्किल, तो स्किल मेरे हिसाब से यहाँ इसलिए गलत है क्योंकि शिक्षण कौशल का जो विकास है, क्योंकि आदमी खुद प्रैक्टिस करता है, कई बार उसे एक बार बता देते हैं, इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, उसके बाद में वो शिक्षण कौशल का विकास खुद करता है। तो अनुकरणीय प्रशिक्षण से क्या जाता है, नहीं किया जाता। इसे ध्यान रख लेंगे विशेष रूप से। तो हम कहाँ आए हुए थे, शायद प्रश्न नंबर 7 पे आए हुए थे शायद। प्रश्न नंबर 7 पे आए हुए थे शायद। तो कक्षा की समस्याओं का समाधान क्रियात्मक अनुसंधान से किया जाता है। कक्षा की समस्याओं का समाधान क्रियात्मक अनुसंधान से किया जाता है, मतलब क्रियात्मक अनुसंधान होता है प्रैक्टिकल। तो जो कक्षा की जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान क्रियात्मक अनुसंधान से किया जाता है। भाई पहले हमने कक्षा में पढ़ाया है, उसके बाद में हम उसको प्रैक्टिकल करा रहे हैं। तो ऐसा ही तो होता है, फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ाया और फिर उसको प्रैक्टिकल लैब में ले जाकर उसको प्रैक्टिकल करा रहे हैं, तो वहाँ पर हो जाता है। पॉइंट नंबर 8, शैक्षिक तकनीकी का तात्पर्य शिक्षण में मशीनों का प्रयोग करना है। अगर शैक्षिक तकनीकी का तात्पर्य की बात करते हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो क्या उसका तात्पर्य है कि शिक्षण में मशीनों का प्रयोग करना है? तो ऐसा नहीं है भाई। अगर हिंदी पढ़ा रहे हैं तो उसमें कहाँ मशीनों का प्रयोग करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। या हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो उसमें शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं, तो मतलब हम पढ़ाने का तरीका होता है शैक्षिक तकनीकी। पॉइंट नंबर 9, शैक्षिक तकनीकी ने माध्यमों का उपयोग शिक्षा के विकास में किया है। तो शैक्षिक तकनीकी ने माध्यमों का उपयोग, तो वो माध्यम होता है जो हमें एजुकेशन देता है, उसका प्रयोग विकास में किया है, तो ये बात सही है। पॉइंट नंबर 10, प्रणाली विश्लेषण का उपयोग शासन में किया जाता है। तो प्रणाली विश्लेषण का उपयोग शासन में किया जाता है, तो ये बात सही है। पॉइंट नंबर 11, शैक्षिक तकनीकी एवं शिक्षा तकनीकी में कोई अंतर नहीं है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी और एजुकेशन टेक्नोलॉजी और एजुकेशन टेक्निक में कोई अंतर नहीं है, ऐसा नहीं है, अंतर है, तो ये गलत हो गया। पॉइंट नंबर 12, अनुदेशनात्मक तकनीकी उद्देश्यों के भावनात्मक पक्ष से संबंधित है। तो ऐसा नहीं है, हालांकि इंस्ट्रक्शन होती है लेकिन ऐसा नहीं है, भावना इमोशन से संबंधित नहीं होती। इंस्ट्रक्शन देना अलग बात है और इमोशन वो अलग बात है। पॉइंट नंबर 13, शैक्षिक तकनीकी में शिक्षक का स्थान गौण होता है। तो शैक्षिक तकनीकी में शिक्षक का स्थान गौण होता है। अगर शैक्षिक तकनीकी है तो उसमें शिक्षक का स्थान गौण होता है, तो ये बात सही है। पॉइंट नंबर 14, शिक्षण तकनीकी शिक्षक व्यवहार से संबंधित है। शिक्षण तकनीकी शिक्षक व्यवहार से संबंधित है, ऐसा नहीं है। एजुकेशन जो टेक्नोलॉजी होती है वो शिक्षक के बिहेवियर से संबंधित नहीं होती, तो ये बात गलत है। पॉइंट नंबर 15, श्रव्य कॉन्फ्रेंसिंग टेली कॉन्फ्रेंसिंग से संबंधित है। तो श्रव्य कॉन्फ्रेंसिंग टेली कॉन्फ्रेंसिंग से संबंधित है। टेली का मतलब भी सुनना ही होता है, तो ये बात सही है। पॉइंट नंबर 16, कठोर शिल्प उपागम और कोमल शिल्प उपागम हार्डवेयर अप्रोच और सॉफ्टवेयर अप्रोच एक दूसरे के पूरक है, यानी कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये बात सही है। पॉइंट नंबर 17, शैक्षिक तकनीकी की समस्त क्रियाएं उद्देश्य केंद्रित होती है, यानी कि पर्पज होता है, पर्पज बेस होती है, तो ये बात भी सही है। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर।